बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट हिना नियाजी और मेरे साथ हैं मिस्टर जमील सुखेर। हिना नियाजी, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और आज की सुबह का आगाज़ भी आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। आज के प्रोग्राम में कौन सी खबरें शामिल हैं, सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। हज की बाबरकत सातें जो हैं इस पर हम बात करेंगे। हज की अदायगी का सिलसिला जारी है। आज शैतान को कंकरियां मारी जाएंगी, जिसके बाद सर मुंडवाया जाएगा और एहराम खोल दिया जाएगा। और हज की के जो दिन जारी हैं, इस हवाले से हम तफसील से बात करेंगे, इसकी अहमियत के हवाले से बात करेंगे। कुछ तारीखी पस मंज़र जो है भी हम इसका डिस्कस करेंगे। इसके अलावा IMF का हम जो इशू है उस पर हम बात करेंगे कि क्या IMF का पाकिस्तान से स्टाफ लेवल मुआहदा होने जा रहा है या नहीं, हुकूमत इसमें किस हद तक कामयाब होगी, या फिर इसी तरह जैसे एक साल गुजर चुका है, आने वाले कुछ महीने भी ऐसे ही गुजरेंगे। एग्जैक्टली। इसके अलावा हम बात करेंगे जी वर्ल्ड कप की, कहाँ होगा और कौन खेलेगा। बहुत तफसील से हमारे जो हैं वो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे जो अपना तज्जिया देंगे। इसके अलावा जी हम बात करेंगे ईद पर गोश्त कितना खाएं। ईद का मौका है और ईद आने को है। बहुत सारे लोग जो हैं जब गोश्त खाते हैं तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। होना चाहिए था ईद पर गोश्त किसका और कितना खाएं। शायद ये होना चाहिए था। अच्छा खैर, और हम दुबई में जो आजकल मुलाकातें जारी हैं उस पर भी हम बात करेंगे कि दुबई में पाकिस्तान की सियासत का खेल जारी है। लंदन थोड़ा दूर पड़ता था, फ्लाइट थोड़ी लंबी पड़ती थी। अब तो ये आधे पौने घंटे का सफर है। तो अब जो दुबई है वो पाकिस्तानी सियासत का हब बन चुका है। लेकिन मुलाकातें किसकी जारी हैं और इन मुलाकातों से निकलेगा क्या, आने वाले दिनों में सियासत पर क्या असर होंगे, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन जनाब, सबसे पहले हज की मुबारक घड़ियों की बात करते हैं। मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी है। आज़मीन हज नमाज फजर की अदायगी के बाद रमी करते हुए मुज़दलिफ़ा से जमरात पहुँचना शुरू हो चुके हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पैरवी में शैतान को कंकरियां मारी जा रही हैं और कुर्बानी के बाद सर मुंडवाकर एहराम खोल दिए जाएंगे। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तमात। तफसील से बात करते हैं। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर शहबाज मंच साहब स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं और फहद अली कासमी साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक यू। थैंक्स अ लॉट जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। मंच साहब, आपकी तरफ आएंगे सबसे पहले, और हज की इस्लाम में अहमियत के हवाले से मैं चाहूँगा इस पर आप रोशनी डालें और इसकी अदायगी के लिए, हज की अदायगी के लिए क्या शराइत मुकर्रर की गई हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन हमें किताब सुन्नत में, कुरान में, आज़ वसल्लम की सुन्नत में, हदीस में हज की अहमियत पर बहुत कुछ मवाद मिलता है। और मसलन कुरान पाक में फ़रमाया गया है कि वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, कि अल्लाह की तरफ से लोगों पर ये एक फ़र्ज़ आयद किया गया है कि जो भी उसके घर तक पहुँचने की सलाहियत रखता है वो उसका हज करे। अब इसमें इस्तेताअत से मुराद ये है कि उसकी सेहत इजाज़त देती हो, उसकी माली हालत इसकी इजाज़त देती हो, तो वो हज करना उस पर फ़र्ज़ है। इसी तरह और भी बहुत सारी आयात हैं। हदीस नबवी में भी इसकी ताकीद मिलती है। आज़ वसल्लम ने फ़रमाया कि जो आदमी हज कर सकता है और उसको कोई रुकावट नहीं है हज करने में, वो अगर हज नहीं करता तो वो चाहे यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर मरे, हमारे दीन से उसका ताल्लुक़ नहीं है। सही। तो इससे हज की अहमियत अयां होती है। और आज़ वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो आदमी हज जो है वो इस तरह से करता है कि उसके अंदर जो है वो कोई गुनाह का काम नहीं करता, कुरान पाक में भी आया है कि गुनाह नहीं करता और फिस्क व फजूर में मुब्तला नहीं होता और उसके मनासिक को सही तरह से अदा करता है, तो वो गोया ऐसे ही है हज करने के बाद कि जैसे आज माँ के पेट से पैदा हुआ, गोया उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इसी तरह हदीस में यह है कि जो हज मबरूर है, हज मबरूर की जो जज़ा है वो मग़फ़रत है और वो बख्शिश है और अल्लाह ताला उस पर आदमी के सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। हज मबरूर वही उसी हज को कहते हैं कि जिसमें कोई रफ़स ना हो, कोई फसूक ना हो, फ़िस्क व फजूर ना हो, गुनाह ना हो और ख़ालिस लिवजहिल्लाह, यानी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आदमी हज करता है। तो आज़म ने फरमाया कि वो हज मबरूर है। यानी गोया हम ये कह सकते हैं कि हज मबरूर से मुराद है वो हज जो मकबूल हो गया, यानी जो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल है, जो उसकी रज़ा के लिए किया गया। तो इस तरह हमें जो है वो ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो भी हज अदा किया और उसके मनासिक जो है वो
अदा की है, और बुनियादी तौर पर ये सुन्नत इब्राहीमी है। जिस तरह जो है कुरान और हदीस में इसके मुख्तलिफ़ मनासक की ताकीद आई है, इसको इस हवाले से भी बयान किया गया है कि ये सुन्नत इब्राहीमी है। और चूँकि मुसलमान जो है उनको ताकीद की गई है कि वो मिल्लत इब्राहीमी जो है उस पर हैं, और मिल्लत इब्राहीमी उसके मनासक, उसके अतवार, उसके तरीक़े को इख्तियार करने की ताकीद की गई है। तो गोया सुन्नत इब्राहीमी के लिहाज से भी इसकी खुसूसी अहमियत है। बिल्कुल सही। काज़मी साहब, सुन्नत काज़मी साहब, इब्राहीमी के हवाले से मैं चाहूँगा काज़मी साहब, क्योंकि हिस्ट्री के मैं स्टूडेंट भी कहूँगा और टीचर भी कहूँगा कि हिस्ट्री पे बहुत अच्छे तरीके से जो है बताते हैं। काज़मी साहब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किन वजूहात की बिना पर हज में मरकज़ी हैसियत हासिल है, और जब सुन्नत इब्राहीमी की बात की जाती है तो उसकी क्या ख़ास अहमियत है? थैंक्स अ लॉट हिना एंड सुखैरा साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जनाब इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे दीन में एक सेंट्रल फिगर की हैसियत रखते हैं। बल्कि ये जो इब्राहीमी अदियान है, हर कोई अपने आप को जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जोड़ता है, लेकिन मुसलमान वो हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलील खुदा, जो कि मोनोथिज़म का पहले पैट्रियार्क थे। ही वाज द फर्स्ट पैट्रियार्क ऑफ मोनोथिज़म, तौहीद का के वो जो पहले, वैसे तो सारे अंबियाई तौहीद के अलंबरदार थे, लेकिन जिस दर्जे पे वननेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह को जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए रब ताला ने इस्टेब्लिश किया, दैट इज़ वाई कि मुसलमानों को भी मिल्लत इब्राहीमी की ही पैरवी करने वाला कहा गया, और हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की सुन्नत को फॉलो करने वाला कहा गया। इसमें एक बड़ी मज़े की हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ बैतुल्लाह की तामीर करते हैं। ये जो मक्का है, वैसे तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम के दौर से ये बैतुल्लाह मौजूद था और इसकी तामीर हुई, लेकिन जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर इसकी हम कह लें तामीर नौ या तामीर जदीद रिलेटिवली की, और ये बैतुल्लाह, ये काबतुल्लाह यहाँ पर बनाया गया। सही। और ये पहला घर था जहाँ पे रब ताला की इबादत के लिए। और 40 ईयर्स के बाद अपने दूसरे फर्जंद जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ आपने मस्जिद अक्सा की तामीर की। ये जो दोनों हाउसेस ऑफ गॉड हैं, ये दोनों जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किए हैं। मस्जिद अक्सा जो कि मुसलमानों की भी किबला अव्वल थी, और बैतुल्लाह जो आज तक हमारा किबला है, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर की। और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ये भी बड़ी मज़े की बात है, इसको भी यहाँ पे कर लेना चाहिए, कि जब जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ तामीर कर रहे थे बैतुल्लाह की, तो वो दुआ मांगी, ओ ऑलमाइटी अल्लाह, वो जो अजमत वाला रसूल है, वो जो आने वाला है, वो मेरी ज़ुर्रियत में पैदा कर देना। यानी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की दुआ भी आपने फरमाई। और जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम क्योंकि मौजूद थे, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की लीनियज में थे। और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये जरा स्पिरिचुअल एंगल है, क्योंकि हज इज़ अबाउट तौहीद, तौहीद की सेलिब्रेशन है। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तौहीद का, गॉड कॉन्शियसनेस का, गॉड पर रिलायंस का ये लेवल है कि शेख हजूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रिकॉर्ड किया। वैसे मुस्तनद और मशहूर रिवायत है कि जब आपको आग में फेंका जा रहा था, नमरूद आपको आग में फेंक रहा था बिकॉज ऑफ योर तौहीद, तो उस वक्त हज़रत जिब्रील आए और उन्होंने कहा कि आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गॉड कॉन्शियसनेस का ये आलम है कि आपने हज़रत जिब्रील को भी कहा कि भाई मैं आपकी सपोर्ट नहीं चाहता, मुझे जिसकी हेल्प और जिसकी सपोर्ट चाहिए वो मेरे हाल से आगाह है, ही ऑलरेडी नोज। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डायरेक्ट हुक्म दिया और उस आग को सलामती वाली आग कर दिया गया, वो ठंडी हो गई, वो जो है उनको उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही इज़ अ सेंट्रल फिगर, और उनका जो एम्फसिस है, तमाम अंबिया कराम का एम्फसिस इसी पे ही है, लेकिन ख़ास तौर पर वो जो मकाम खुल्ला आपको नसीब हुआ, मकाम जिसको हम अपने अगर मॉडर्न डे लैंग्वेज में कहूँ, ही वाज कंसिडर्ड एज अ फ्रेंड ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, उसके अंदर गॉड पे एब्सोल्यूट रिलायंस। बिल्कुल। और हज की फ़िलासफ़ी भी यही है। हज की फ़िलासफ़ी ये है कि दुनिया की तमाम ताकतें, उनसे तुम्हारी होप्स ख़त्म हो जाए, उनसे तुम्हारे फियर्स, उनसे तुम्हारे खौफ ख़त्म हो जाए, और सिर्फ रब्बुल इज़्ज़त के साथ तुम्हारा तवक्कल और कामिल तवक्कल। बिल्कुल। और आप ये जो एहराम बांध रहे हैं, इट्स लाइक यू नो, आपने, इमाम गजाली कहते हैं कि ऐसे है कि जैसे आपने कफन बांध लिया।
आप जब अपने मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं, इट इज़ एज इफ कि आप एक ऐसी डेड बॉडी है जो अपनी कब्र की तरफ जा रही है। यानी हज आपकी आफ्टर लाइफ का एक सिंबल है। जब आप हज की तरफ जा रहे हैं, इट इज़ ऐसी ही है कि आपकी रूह जो है वो रब ताला की बारगाह में हाजिर होने वाली है। तो हज एक ऐसी वर्शिप है, इट इज़ द ज़ेनिथ ऑफ मुस्लिम वर्शिप। और आप देखें कि आज की फ़िलासफ़ी में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमें एम्फसाइज करना है, इत्तेहाद, यगानगत, यकजहती। बिल्कुल। The idols of caste, color, creed, customs are to be smashed. बिल्कुल। इन सारे बुतों को भी आपने पाश पाश कर देना है। आपकी एथनिसिटी होगी, लेकिन अल्लाह के यहाँ आप अब 2 अनसिली सूती चादरों के अंदर मौजूद हैं। आप पाकिस्तानी नहीं हैं, आप सऊदी नहीं हैं, आप ट्यूनिस से नहीं हैं, आप शाफई मालकी नहीं हैं, आप हनफी नहीं हैं, आप इस वक्त यू आर एन ऑर्डिनरी सर्वेंट ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। बिल्कुल। एंड दिस इज द फिलॉसफी ऑफ हज। और इस हज को, ये जो फिलॉसफी है, ये जो हिकमत है, हम वहाँ पे मौजूद तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये हमारी कार्डिनल रिचुअल है, हमें बहसीयत उम्मा इस स्पिरिट को जो है अपने अंदर लाना है, रिवाइव करना बिल्कुल, है। बिल्कुल। और हज की बात करें और हम खुतबा हिज्जतुल विदा की बात ना करें, ये भी बड़ी नाइंसाफी होगी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जो लैंडमार्क सर्मन है, वो जो चार्टर फॉर ह्यूमैनिटी है, जिसमें इक्वालिटी की बात की गई, जिसमें ह्यूमन राइट्स की बात की गई, जिसमें वुमेन राइट्स की बात की गई, जिसमें राइट्स ऑफ द स्लेव की बात की, जिसमें इकोनॉमी की इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात की गई। बिल्कुल बिल्कुल। खुतबा हिज्जतुल विदा आज हमारी मेहराब और मिंबर को ये बता रहा है कि हमारे इश्यूज, ये छोटे छोटे इश्यूज नहीं हैं, मसालिक के छोटे छोटे सेक्टेरियन इश्यूज नहीं हैं, हमारे इश्यूज मैक्रो हैं, ह्यूमैनिटी के इश्यूज हैं। और हमारी मेहराब और मिंबर ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइट में उन इश्यूज को एड्रेस करना है। बिल्कुल। दोज आर द इश्यूज दैट नीड टू बी एड्रेस्ड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। माजिद साहब, मैं आपका कमेंट चाहूँगा इस पे कि हमें आम रूटीन, मतलब जब हज चल रहा है तो हम अपने ममालिक में हज अदा नहीं कर रहे, वो इसको किस तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं? क्या अफजल वो तरीके हैं या किस तरह से इसको सेलिब्रेट किया जाए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। लोगों का चूँकि ध्यान और रुझान होता है उस तरफ, तो अपनी इबादत को बाज़ औक़ात हम लोग भूल जाते हैं कि यहाँ रहकर हम क्या करते हैं या कर सकते हैं। एक तो जैसा कि जिक्र हुआ कि वो सेलिब्रेशन है, और सेलिब्रेशन जो होती है वो सिर्फ वहाँ मक्का में ही नहीं, या खाना काबा में ही नहीं, या मस्जिद नबी में ही नहीं, यहाँ भी होगी। बिल्कुल, पूरी दुनिया। और एक तो वो जज्बा है कि जो आप जो है ना, वो आप सरेंडर करते हैं अपनी विल को अल्लाह ताला के हुजूर, कि आपको सबमिसिव होना चाहिए। किस तरह आप अल्लाह ताला के हुजूर झुकें और वो तरीका इख्तियार करें, ये भी असल में अल्लाह ताला के हुजूर बंदे का जो है वो अपनी विल को सबमिट कर देना है, जो हज है बुनियादी तौर पर। अब यहाँ होता ये है कि हम लोग जो है वो जो उसकी रूह है उसको नहीं देख रहे होते, उस पर अमल नहीं कर रहे होते। तो बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला जो है वो बंदे से ये मुतालबा करता है कि बंदा अल्लाह ताला का बंदा बनकर रहे। जो अमाल वहाँ अदा किए जा रहे हैं, जितने मनासिक हज हैं, उनका बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि बंदगी का इजहार है। मसलन जब आप रमी जमार कर रहे हैं, जब आप स्तूनों पर जो है वो पत्थर मार रहे हैं, तो वो दरअसल सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी है, जिसमें बुनियादी तौर पर सिम्बॉलिकली वैसे आप पत्थर मार रहे हैं, लेकिन होता ये है कि आप शैतान को दफ़ा कर रहे हैं, अपने आप से परे हटा रहे हैं। यानी आप जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका रुझान होना चाहिए कि आप शैतान को छोड़ें और जो अल्लाह ताला की बंदगी है उसको इख्तियार करें रूहानी तौर पर। अब इसी को हम यहाँ बैठकर अडॉप्ट किस तरह से कर सकते हैं कि हम शैतान को अपने से कैसे दूर करें, किस तरह से अल्लाह ताला की बंदगी की जो रूह है उसको इख्तियार करें। इसी तरह जब आप तवाफ़ कर रहे होते हैं, जब दीगर आप मनासिक अदा कर रहे होते हैं, जब हल्के रास जिसका भी आपने जिक्र किया कि सर मुंडवाते हैं, तो उसके अंदर भी अल्लाह की बंदगी का इजहार है। जब आप 2 चादरों में लिपटे हुए हैं, ये अल्लाह की बंदगी का इजहार है। तो असल में अल्लाह की बंदगी का इजहार है ये सारे का सारा जो मनासिक हज हैं। तो यहाँ हम उनके साथ जो है वो वही बंदगी का इजहार जो है वो किस तरह से कर सकते हैं कि अल्लाह ताला के बंदों के साथ नेक सलूक कैसे करना है। और अल्लाह ताला के सामने मिसाल के तौर पर कुर्बानी के दिन आ रहे हैं, तो ये कहा गया कि जो ज़िलहिज्जा की 10 तारीख है उसकी सुबह सादक से लेकर 12वीं की शाम तक, यानी गुरूब आफ्ताब तक आप कुर्बानी अदा करते हैं। आज़म ने फरमाया कि इन दिनों में अल्लाह ताला को कुर्बानी से बेहतर अच्छा कोई अमल नहीं। यानी जिस चीज़ पर आप माल सर्फ कर सकते हैं, सबसे बेहतरीन जो इबादत है इन अयाम में, जिनको अयामुन नहर कहा जाता है, कुर्बानी के दिन, तो
तो इनमें आप कुर्बानी करेंगे। आजकल बाद लोग इस पर छोटा सा ये जिक्र कर दूँ कि एतराज़ करते हैं कि या कहा जाता है आमतौर पर कि जी कुर्बानी की बजाय आप फलां काम कर दें, किसी गरीब की मदद कर दें, ये भी एक तो ये की तरह, हालांकि ये जो है वो ये भी गरीब ही की मदद की जा रही है। मसलन जब आप गोश्त जो है वो गरीबों में तकसीम करेंगे तो गरीब की मदद है। अगर आप कुर्बानी को छोड़कर गरीब की मदद कर रहे हैं तो बिलफर्ज आपने एक बंदे का काम गरीब का कर ही दिया, लेकिन एक चीज़ जो है वो छूट गई जो दीन का हुक्म है। जब आप ये हुक्म अदा करते हैं तो दोनों ही काम होते हैं, यानी गरीब की मदद भी हो रही है और दीन का हुक्म जो है वो भी पूरा हो रहा है। तो इस तरह ये जो कुर्बानी की इबादत है इसको अच्छे तरीके से अदा करके हम वही जो है वो अमल कर सकते हैं जो वहाँ हुज्जाज कराम कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फादर अली काज़मी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। मंडी की सूरत हाल पर अब बात करेंगे जनाब। मंडी की सूरत हाल क्या है और ख़रीदारों और व्यापारियों के दरमियान जो भाव ताव का अमल जारी है वो कहाँ तक पहुँचा, किसको जानवर मिल गया, कौन अभी रह गया। आज आखिरी दिन है, कल इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा पूरे मुल्क में मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जाएगी। हमारे नुमाइंदगान इस्लामाबाद, कराची और लाहौर से हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम अवैस मुगल के पास चलते हैं, इस्लामाबाद की सूरत हाल जानते हैं। अवैस बताइएगा, जुड़वा शहरों की मंडियों की क्या सूरत हाल है? जी, ईद कुर्बान से कबल आज आखिरी रोज़ है भाव ताव का। मवेशी मंडियों में जो आज आखिरी भाव ताव होंगे और आज ख़रीदार और जो व्यापारी हैं वो कुछ ले और कुछ दे की बुनियाद पर आज सौदाबाजी कर रहे हैं। किसी ने कुछ बेचना है तो किसी ने कुछ जो है वो ख़रीदना है। तो इस वक्त मैं सैदपुर की जो मवेशी मंडी है उसमें मौजूद हूँ, जहाँ पर गो के अब तक जो सूरत हाल है ख़रीदारों की वो तादाद नहीं है जो कि माजी की ईदों पे होती थी। इस बार ख़रीदार बहुत कम हैं, व्यापारी जो वो ख़रीदारों की राह तक रहे हैं। यहाँ पर मवेशी तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन ख़रीदार उस तरह से अभी तक जो है हमने मंडियों में नहीं देखा। मेरे साथ इस वक्त एक व्यापारी मौजूद हैं जो कि अपना जानवर फरोख्त करने के लिए यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानते हैं। बताइए, क्या आज आखिरी रोज़ है, हालांकि आज रश होता था मवेशी मंडियों में, तो ख़रीदारों की वो जो हमें तादाद नज़र नहीं आ रही, इस पर क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि जिस तरह पहले होती थी आम सालों में, पिछले साल या उससे पिछले साल पहले ख़रीदार बहुत होता था, अभी तो ना होने के बराबर है बिल्कुल ही। हम कल से आए हुए हैं, एक दो हमारे इस बैल पे लगे हैं, फ़िलहाल कोई बिल्कुल ना होने के बराबर है। फ़िलहाल जो है ना, आज आखिरी दिन है, तकरीबन 10 घंटे भी नहीं रहते ईद को, तो अभी तक कुछ भी नहीं है ही नहीं। गाहक आप देख सकते हैं मंडी में व्यापारी घूम रहे हैं, गाहक एक दो जो आते हैं वो भी बात करके वापस चले जाते हैं। जी, इनके तासुरात आपने जाने। इनका यही कहना था कि ख़रीदार आते हैं, जस्ट विंडो शॉपिंग तक जो है वो महदूद है मवेशी मंडियाँ। अभी तक जो है वो इनके जो अगर एक जो व्यापारी है वो अपने 10 जानवर लाए तो उसमें से अब तक वो बमुश्किल 2 फरोख्त कर चुका है, 8 अभी तक भी उसके बाकी हैं। यहाँ पर ख़रीदारों की आज भी तादाद में कमी है, लेकिन अब देखने के वक्त के साथ साथ चूँकि अभी शहर इक़्तिदार में सुबह का आगाज़ है और सुबह से ही जो है वो बारिश का सिलसिला भी शुरू है, तो होप्स हो कि उम्मीद की जा रही है कि शाम तक या दोपहर तक जो है वो ख़रीदारों की तादाद में इजाफा होगा। तो ये जो यहाँ पर मवेशी मौजूद है किसी हद तक ये फ़रोख्त होंगे और लोग जो कल ईद कुर्बान पे ने कुर्बान करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया, आपने सही बताया वैस मुगल। और हम देख भी सकते हैं कि कोई गाहक हमें वहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, लेकिन कराची की सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदा आसिफ अली सैयद से। आसिफ अली सैयद, बताइएगा कि इस वक्त किस जगह पर मौजूद हैं और वहाँ पर क्या सूरत हाल है? वैसे आपके बैकड्रॉप में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा खाली हो चुकी है मंडी? जी बिल्कुल, हम यहाँ पर फेडरल बी एरिया में, जी हाँ, तकरीबन खाली हो चुकी है। और हम फेडरल बी एरिया में, ये अब्दुल सत्तार अफगानी स्टेडियम है, इसके अंदर मंडी लगाई गई थी। और यहाँ हमारे व्यापारियों से बात हुई तो काफ़ी खुश हैं व्यापारी इस दफ़ा। हमने उनसे पूछा था कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल उनका कारोबार कैसा हुआ, तो उन्होंने बहुत खुशी का इज़हार किया है और उनका कि हम तमाम हमारे जानवर तकरीबन फ़रोख्त हो चुके हैं। किसी का 1 रह गया है, किसी का 2 रह गया है। वो भी बस इस वक्त आप समझ लें मारा मारी का वक्त है, लोग सुबह से ही निकल चुके हैं और जानवर तलाश कर रहे हैं जिन्होंने नहीं खरीदे अब तक। और बहुत तेज़ी है इस वक्त मंडी में। जो मरकज़ी मंडी थी वो तो तकरीबन खाली हो चुकी है, लेकिन ये जो शहर में छोटी मंडियाँ लगी थी इसमें अभी कुछ जानवर बाकी हैं। और व्यापारी बहरहाल बहुत खुश हैं। हमारी उनसे बात हुई तो उनका यही कहना था कि लोगों ने शिकायत तो की महंगाई की, लेकिन उनको भी जानवर महंगे पड़े थे, इस वजह से वो भी उसके दाम महंगे ही ले रहे थे। लेकिन तकरीबन जो है उनके जानवर बिक चुके हैं और वो उनका कहना ये है कि अब हम
अगले साल की तैयारी करेंगे और अगले साल भी उनकी दुआ यही है कि उनका कारोबार इसी तरह हो, अच्छा हो और उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले। और आवाम का यही कहना है, अभी भी यहाँ पे जो सौदे हो रहे हैं कि इस वक्त भी उनको रेट जो है वो ज़्यादा लग रहे हैं जानवरों के, भाव ताव चल रहा है लोगों का और वो लोग इस वक्त ख़रीदारी कर रहे हैं, जानवर जा रहे हैं यहाँ से गाड़ियों में लोड होकर। और उसके साथ साथ जो व्यापारी दूसरे शहरों से आए हुए थे वो भी अपना सामान समेट रहे हैं और अपना सामान समेट कर और वो अपने घरों की तरफ रवानगी की जा रहे हैं। तैयारियां कर रहे लेकिन हैं। आसिफ अली सैयद साहब, कराची की सूरत हाल जो है वो कदरे बेहतर है लाहौर और इस्लामाबाद का अगर कंपैरिजन किया जाए। जिस तरह से हम देख सकते हैं कि कोई मंडी में उस तरह से जानवर मौजूद नहीं है और आपने ये भी कहा कि व्यापारी जो है बड़े खुश होकर जो है वो घरों को जा रहे हैं, रेट ज्यादा थे। आप ये कह रही हैं कराची जीत गया? कराची भाई जीत गया, कराची जीत गया, हार गई महंगाई, लेकिन लोगों हार गई महंगाई, कराची जीत गया, हार गई महंगाई। ऐसी बात नहीं है, वहाँ के व्यापारी ने भाव तो अच्छा किया, लोगों को जानवर मिल गया। आपका बहुत शुक्रिया आसिफ अली सैयद, आपने कराची से अपडेट किया। लाहौर की सूरत हाल जानते हैं, मोहम्मद लुकमान हमारे साथ हैं। मोहम्मद लुकमान, बताइएगा क्या आखिरी दिन है आज और लाहौर की मंडियों में भी कोई रेट नीचे आए जानवरों के, लोगों को उनकी मनपसंद कुर्बानी मिल सकी या नहीं? में भी तकरीबन वही कैफियत है कि अक्सर जानवर बिक चुके हैं। जो बाड़े हैं, जैसे बकरों के बाड़े हैं, ऊँटों के बाड़े हैं, इस सब बैल के बाड़े हैं, वो खाली हो गए हैं, बहुत थोड़े रह गए माल। और लोगों का यही कहना है कि चूँकि माल थोड़ा है तो इसलिए कीमतें भी ज़्यादा हैं। लोग खुश नहीं है ख़रीदारी करने वाले। यकीनन उनके जो एक्सपेक्टेशन थी कि आखिरी दिन होगा, जो व्यापारी है वो थक चुका होगा, उसकी ख्वाहिश होगी बस जल्दी घर चला जाऊँ, तो ऐसा नहीं है। रेट अभी वहीं पर ही हैं, वही कीमतें हैं, वही सब कुछ है। अलबत्ता मज़ीद जानवर आज आ रहा है। जैसे लाहौर की जो मंडी है, ये जो शाहपुर कांजरा है, यहाँ पे तकरीबन 1000 से लेकर 1500 ट्रक रोजाना जानवरों का आता है। आज भी जब मेरी इंतज़ामिया से बात हुई, कहा जी कि आज भी 2000 ट्रक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन पहले वाला माल तकरीबन सारा बिक चुका है। और जो एक सोच थी कि लोगों की कि जी इस दफ़ा कम होगा जो ख़रीदारी, ऐसा नज़र नहीं आ रहा। अगरचे पाकिस्तान ट्रेनर एसोसिएशन ने इस दफ़ा 20 से 30% कम खालों की जो इसको एस्टिमेट दिया कि कम पैदा होगी, कुर्बानी इससे कम होगी, लेकिन जो ज़ाहिर अभी जो लग रहा है कि कुर्बानी भी ठीक ठाक होगी इस साल भी, और लोगों ने काफ़ी ख़रीदारी की है, लेकिन कीमतें जो है वो नीचे नहीं आ रही। कीमतें नीचे नहीं आ रही, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल मोहम्मद लुकमान। और यही जो है ना डिस्कशन आजकल चल रही है कि महंगाई के दौर में इतने महंगे जानवर खरीदना एक आम आदमी की तो दस्तरस से दूर हो चुका है। लेकिन हमने मंडियों की सूरत हाल पर बात की, जानवरों की कीमतों पर भी बात की। अब हम बात करते हैं लोगों के हवाले से कि क्या लोग अपने शहरों को, अपने देहातों में जो लोग आते हैं, बहुत सारे लोग ईद मनाने अपने गाँव वापस चले जाते हैं। तो हम चलते हैं जी अवैस मुगल के पास और उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या रोड्स खाली हो चुकी हैं, लोग आपको नजर आ रहे हैं, लोग अपने अपने गांव वापस जा चुके हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद जो है वो चूँकि परदेशियों का शहर है, यहाँ पर पाकिस्तान के जो है मुख्तलिफ़ इलाकों से, चारों सूबों से, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से लोग रोज़गार के सिलसिले में यहाँ पर मौजूद होते हैं। चूँकि वफाकी दारुल हुकूमत है, तो ईद कुर्बान हो या ईद उल फितर हो, दोनों ईदों के ऊपर जो है हमने देखा है कि बिल्कुल खाली हो जाता है, सुनसान हो जाता है शहर किरदार। और इस ईद पे भी मंजर कुछ यूँ ही है कि कल सपहर से चूँकि जो सरकारी तातीलात थी उनका आज से आगाज़ हो चुका है, तो कल सपहर के बाद जो इस्लामाबाद के जितने भी कारोबारी और तजारती मराकज़ हैं, अगर उनका हमने विजिट किया तो मार्केट्स बिल्कुल हमें सुनसान और वीरान नज़र आई। जितनी भी रश वाली जगह थी, मराकज़ थे, वहाँ पर भी बिल्कुल अवामी रश हमें नज़र नहीं आई, चूँकि लोगों ने कल सपहर से ही अपने अपने गाँव को जाना शुरू कर दिया था। और जो कुछ लोग मुलाजमत पेशा बाकी बचे थे, उन्होंने आज सुबह से उन्होंने जाना शुरू कर दिया। तो आज शाम तक जो शहर इक़्तिदार है वो बिल्कुल मुकम्मल तरीके से जो वीरान और सुनसान हो जाएगा, चूँकि यहाँ पर जो मकामी लोग हैं वो बहुत कम है। सब जितने भी लोग हैं वो मुलाजमत के सिलसिले में मुख्तलिफ कंपनीज़ में या सरकारी इदारों में मुल्क भर से यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, तो ईद के ऊपर वो बिल्कुल यहाँ से कूच कर जाते हैं। तो ईद वाले दिन तो यहाँ बिल्कुल हू का आलम होता है, सड़कों पर आपको बिल्कुल इक्का दुक्का गाड़ी नज़र आती है, तिजारती मराकज़ भी कुछ नहीं होता, होटल्स बिल्कुल बंद होते हैं। बस जो हम मीडिया वाले लोग होते हैं और बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग होते हैं वो ड्यूटीज पे आपको नजर आते हैं। बाकी जितने भी इदारे हैं या जो दीगर शोबे उनमें कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं होता। आपने बिल्कुल सही कहा सरदार उवैस, लाहौर की सूरत हाल भी कुछ ऐसी है। अभी मैं आज सुबह जब ऑफिस आ रहा था तो सड़कें बहुत सुनसान थी,
इसमें कोई शक नहीं कि परदेसी अपने अपने घरों को जा चुके हैं ईद मनाने के लिए अपनों के साथ, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं, जिस तरह आपने मीडिया के लोगों की बात की कि हमें तो ईद वाले दिन भी जॉब पर आना पड़ता है, और ख़ास तौर पर हैट्स ऑफ टू यू गाइस, बेसिकली जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो किसी भी चैनल की रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं, क्योंकि वो फील्ड में जाके रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। तो ऐसे में मैं ये भी देख रहा था कि तमाम ऑफिसेज बंद है, लेकिन कुछ गाड़ियां, अच्छा ये लेकिन भी हमारे ऑफिसेज ऑन है। और अगर अपने घर की बात कर रहे हैं तो घर में भी आज कोई ऑफिस नहीं जा रहा था, लेकिन हमें सुबह उठ के ऑफिस आना पड़ा क्योंकि हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट है। स्कूल, कॉलेजेस, सब कुछ बंद हो चुके हैं और सड़कें बिल्कुल सुनसान थी। तो सड़कों पर सिर्फ सिक्योरिटी इदारे हैं या फिर चैनल्स की DSCG वैन्स हैं या रिपोर्टर्स हैं, और यही चल रहा है। लेकिन हम कराची की सूरत हाल जानते हैं आसिफ अली सैयद से। जी बताइएगा, वहां पर क्या सूरत हाल है? क्या परदेसी जो है वापस जा चुके हैं? जी हाँ, तकरीबन मुल्क भर के जो दीगर शहर हैं उनकी तरह कराची में भी आज हमने यही देखा कि सुबह सड़कों पर सन्नाटा था, गाड़ियाँ नहीं थी, और उसकी एक वजह तो ये है कि अब छुट्टियाँ हो गई हैं ईद उल अज़हा की, इस वजह से भी सन्नाटा है। और दूसरी तरफ जो है मुल्क भर से लोग यहाँ पर आते हैं, पूरे मुल्क से यहाँ पर नौकरियाँ करते हैं, अपने कारोबार करते हैं, उसके बाद ईद मनाने के लिए अपनों में जो जाते हैं, तो वो बहुत बड़ी तादाद यहाँ से कराची से चली जाती है शहरियों की, तो इस वजह से भी सन्नाटा है। बस अड्डों पर इस वक्त आज आखिरी दिन है तो आज भी रश है काफ़ी लोगों के जाने वालों का। कल एक स्पेशल ट्रेन रात को यहाँ से गई है लाहौर और पंजाब की तरफ, जो कराची से गई है, खुसूसी ट्रेन एक चलाई गई थी ईद की। इसी तरह गाड़ियाँ और बस अड्डों पर रश है और आज आखिरी दिन होगा। आज अभी इसके बाद भी हमने वहाँ लोगों से बात करने भी जाना है, इसके अलावा भी कि वो जा रहे हैं अपनी ईद मनाने के लिए, तो उन्होंने क्या तैयारियाँ की हैं, कुर्बानी वहाँ पे क्या करेंगे और बच्चों के लिए यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं, इस तरह की। तो सड़कों पर सन्नाटा तो यहाँ पर भी है। उसकी वजह सिर्फ यही थी कि एक तो ईद की छुट्टियां हैं और दूसरे जो है काफ़ी लोग जो है वो चले जाते हैं कराची से, तो उसके बाद ईद की छुट्टियों के बाद उनकी जो है आमद दोबारा होती है अपने काम पर, अपनी नौकरियों पर। ठीक है। लाहौर की सूरत हाल क्या है लुकमान, जल्दी से आप बता दीजिए। लाहौर में भी यही कैफियत है, आज आखिरी दिन है कि जो जाने का, लेकिन इससे पहले जो सरकारी मुलाजिम थे वो तो कल कई जा चुके हैं, कई उससे भी पहले चले गए, जिनका एक हफ्ते की छुट्टी वो मनाने के मूड में जो है वो तो जा चुके हैं। आज भी जो है लारी अड्डों पे यकीनन रश है, लेकिन उतना रश नहीं है जितना कल था। अक्सर लोग कल निकल गए हैं लाहौर। लाहौर की अगर आबादी को देखें तो तकरीबन 13 मिलियन आबादी में से तकरीबन 4 मिलियन ऐसी आबादी या 5 मिलियन है जो कि नॉन रेजिडेंट लाहौरी हैं, और ये लाहौरी जब जो ही वो ऐसा त्यौहार। बिल्कुल सही कहा आपने मोहम्मद लुकमान, बहुत शुक्रिया लाहौर से अपडेट करने के लिए। आसिफ अली सैयद और वैस मुकल, आपका भी बहुत शुक्रिया। अभी एक ब्रेक लेते हैं, आप 10 बजे की हेडलाइंस देखिए, उसके बाद आपसे मुलाकात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, और अब हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की क़यादत की दुबई में मुलाकातें जारी हैं और इंतखाबात की तारीख समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल हो रहा है। पाकिस्तानी सियासत के फैसले जहां पहले लंदन में हुआ करते थे, अब महवर हो चुका है जनाब दुबई, क्योंकि दुबई में अब अहम मुलाकातें हो रही हैं। इन मुलाकातों की अंदरूनी कहानी क्या है, तज्जिया भी लेते हैं और ख़बरें भी जानते हैं। राना मुबश्शिर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, आप कैसे हैं? हिना आप कैसी हैं? आई एम गुड, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। राना साहब, ये लंदन की फ्लैट में लंदन जब भी आता ना सर फ्लैट आ जाता है मुंह में, हालांकि मैं फ्लाइट कहना चाह रहा था, लंदन के फ्लैट नहीं सर, फ्लाइट जो है वो लंदन की थोड़ी लंबी होती है, तो क्या इसलिए अब दुबई को चुना गया है कि शॉर्ट विजिट भी हो सकता है और एक दिन में कई मुलाकातें हो सकती हैं? हाँ, ये भी हो सकता है, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जमील, मैं आपको मुखातिब करके कह रहा हूँ कि जब भी ब्रेक होती है आप बाहर चले जाते हैं स्टूडियो से, क्यों जाते हैं मुझे नहीं पता। सर मैं भी मुलाकातें करने जाता हूँ सर मैं भी मुलाकात करने ही जाता हूँ कि अगला 1 घंटा अब कैसे गुजारना है, अहम अमूर पर तबादला ख्याल करने जाता हूँ। मुलाकात जो आप करने जाते हैं फिर मैं अनेर कह दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी घर में, मैं इसलिए बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। नहीं सर, आप यहाँ के अमूर को छोड़िए, आप बताएं कि ये जो दुबई में मुलाकातें चल रही हैं ये क्या चक्कर है? यहाँ के अमूर छोड़ नहीं सकता, बट एनीवेज फिलहाल छोड़ देता हूँ। लेकिन दुबई इज वेरी इंटरेस्टिंग जमील, बड़ी इंटरेस्टिंग टाइम्स वहाँ पे आर अहेड, यू नो, आई वुड से। बेसिकली
वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे कम्यूटिंग टाइम जो है ना वो कम है, एंड अगर किसी को बुलाना हो जाना हो तो वो उसमें बड़ी आसानी से यू कैन मेक इट, एंड इतनी फ्लाइट है तकरीबन जितनी यहाँ से इस्लामाबाद से कराची की है, सो इट्स इजी टू फ्लाई ओवर देयर। सेकेंडली देखिए, हमारा थोड़ा सा एक चीज लोग समझते नहीं है शायद कि वहाँ पे थोड़ा सा मीडिया जो है ना वो उसमें वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है, रिजर्व है, सो वो इंट्रूड नहीं कर सकता प्रिवेसी को एज सच। हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान में होता ये है कि हम लोग जनाब प्रिवेसी भी इंट्रूड कर जाते हैं कभी कभार, अनफॉर्चुनेटली, सो वो होता नहीं है, वहाँ पे नहीं होता एज सच। एंड सेकेंडली वहाँ पे ये है कि बड़े इन डेप्थ जो है ना वहाँ पे मीटिंग्स हो रही हैं। अच्छा, इन डेप्थ मीटिंग से मेरी मुराद ये है कि पंजाब के अंदर तो कम से कम मेरी नॉलेज में जो है वो 12 से 13 लोग ऐसे हैं जो कि पीपल्स पार्टी के हैं, और उनको उनके खिलाफ नून लीग वाले अपने कैंडिडेट्स जो हैं इन द अपकमिंग इलेक्शंस उनको पिच नहीं करेंगे। सही। सो दिस इज कॉल्ड लाइक आई वुड से एक एज मिल जाएगा, पीपल्स पार्टी को एक एज मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अदर देन दैट फिर थोड़ा सा उनको थोड़ा सा आगे अगर हम चलें तो अगर की बात हो रही है, यू नो द बक विल स्टॉप विद, आई पर्सनली थिंक द बक विल स्टॉप विद आसिफ जरदारी। सो आसिफ जरदारी साहब जो है एक इस पोजीशन में आ जाएंगे मरकज में अपनी हुकूमत बनाने के लिए, बट एट द वेरी टाइम प्रोज एंड कॉन्स देखे जा रहे हैं, इफ्स एंड बट्स देखे जा रहे हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून ज्यादा सीटें निकाल जाती है और अपने इत्तेहादी जो वो उनको साथ मिला लेती है, इत्तेहादियों से मुराद यहाँ पे अलीम खान साहब हैं, जहांगीर तरीन साहब की पार्टी है, और क्यू है, MQM है, और एक चीज मत भूलिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है ना इन द अपकमिंग इलेक्शंस, उसके बाद जो रिजल्ट निकलेंगे वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का होगा। तो वो इनके जो मिला लेता है वो हुकूमत मरकज में बना सकेगा। अब इस क्यों स्ट्रेस करते हैं कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो हुकूमत बना सकेंगे, क्योंकि ही इज गुड एट इट, ठीक है। बट यू नेवर नो, मुस्लिम लीग नून वाले मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं इतने अरसे के बाद, और लोग उनको चाहते थे कि वो वापस आए, और तो वो भी एक वेव क्रिएट करेंगे, रिपल्स आएंगे यहाँ पे सियासत में, सो वो भी कोई ना कोई यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर। तो ये नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं वापस सर? नवाज शरीफ साहब, आई पर्सनली थिंक ही इज गोइंग टू मेक इट इन अनदर मंथ और सो। ओके, सो वो गोइंग टू बी बैक इन अ मंथ और सो, और आके तो वो थोड़ा सा एक मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक थोड़ी सी वो है कि एक थोड़ी सी जिंदगी आ जाएगी, लाइफ हो जाएगी नून भी, और उसके अंदर भी एक थोड़ा सा जो हार्डकोर जो मुस्लिम लीग नून का वर्कर है वो एक दफा फिर जो है ना वो अलाइव हो जाएगा। बट कमिंग बैक टू दैट मरकज वाली गवर्नमेंट वाली थिंग, उसमें ये है कि अगर कोई वजीर आजम सपोजिटली नून लीग का बनता है तो प्रेसिडेंट की जो ऑफिस होगा उसमें पीपल्स पार्टी का बंदा होगा जी, ठीक है। वो हो सकता है आसिफ जरदारी साहब हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है। तो अगर प्रेसिडेंट के ऑफिस अगर नून के पास जाता है तो इस प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस जो है पीपल्स पार्टी के पास जाता है। साहब ये तो वही सिचुएशन हुई जो अभी चल रही है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जमील, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें 19-20 का ही फर्क हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज ये आएगा कि पीटीआई जिसको नहीं छोड़ना चाहिए थी अपनी नेशनल असेंबली की सीटें, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अगर 17 सीटों के साथ बैठ सकती थी नेशनल असेंबली में, तो इनके पास पीटीआई वालों के पास तो 100 से भी प्लस सीटें थी जी। तो इनको जो ग्राउंड था वो ओपन जो छोड़ के चले गए, वो नहीं करना चाहिए था। बट इन दीज इलेक्शंस इसमें ये होगा कि पीटीआई के भी कुछ लोग जो है वो तो नंबर्स नहीं होंगे जो नंबर्स ये छोड़ के गए थे, डेफिनेटली वो होंगे, लेकिन उसमें से कुछ लोग जो है पीटीआई के वो आ सकते हैं। सर ये मामला बड़ा अहम है। आपने तो इंतखाबात के बाद की सूरत हाल पर भी तज्जिया दिया कि मरकज में पीपल्स पार्टी भी हो सकती है, नून लीग भी हो सकती है, लेकिन आपकी बातों से ये लगा है कि शायद दोनों ही होंगे। अगर एक का वजीर आजम होगा तो दूसरे का सदर होगा, लेकिन जो निगरान सेटअप होगा सर वो भी बड़ा अहम मामला है कि निगरान सेटअप किस तरह ये लेकर चलेंगे, निगरान वजीर आजम कौन होगा?
अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखें, ये निगरान वजीर आजम जो है उसमें भी तकरीबन 4 लोग जो हैं, जिनमें से 2 को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, वो इस वक्त दुबई में मौजूद हैं। एक तो मोहसिन बेग साहब हैं, वो वहाँ पे मौजूद हैं। दूसरा एक टेक्सटाइल टाइकून है कराची के, वो भी वहाँ पे मौजूद हैं, और वो भी जनाब वो भी इन द रन है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के लिए। इसके अलावा वो लोग ऐसे हैं जो कि बाहर चले गए थे, पिछली हुकूमत में थे, फाइनेंस मिनिस्टर्स थे, लेकिन वो बाहर चले गए थे, ठीक है, फॉर वन रीजन और दी अदर, ठीक है। हो सकता है उनके ऊपर भी जनाब कोई नजर करम हो जाए, तो उन पे भी थोड़ा सा कोई ना कोई बेट चल रही है। बट देन अगेन कुछ लोग तो कंफर्म हैं जो कि वहाँ पे मौजूद हैं। एक टेक्सटाइल टाइकून कराची के, एंड सेकंड वन इज मोहसिन बेग साहब। सो ये 2 लोग तो दुबई के अंदर मौजूद है, और इनमें से तो इनको भी वे किया जा रहा है, और इनके चांसेस जो हैं वो भी हैं, बहुत ज़्यादा है, बड़े ब्राइट हैं। सही सही, बिल्कुल सही। सर, ये जो इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, इसमें आप नून लीग की एज अ पार्टी, नवाज शरीफ साहब जिस तरह आपने कहा कि वापस आएंगे, तो उसके बाद इंतखाबात में नून लीग को कहाँ देख रहे हैं आप? क्या सीट एडजस्टमेंट होगी, क्योंकि नई पार्टियां भी इस वक्त मार्ज़े वजूद में आ चुकी हैं, बिल्कुल, और उनमें भी इलेक्टेबल्स की तादाद ज़्यादा है, पोटेंशियल है, तो क्या ये जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं बेसिकली ये सब सीट एडजस्टमेंट हो रहा है? सीट एडजस्टमेंट जो है ना जमील, जो मैंने जैसे आपको बताया ना कि जैसे हेल्प आउट करने के होता है ना, जैसे कि एक हलका है, वहाँ पे कोई पीटीआई का कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, या वहाँ पे कोई नून लीग का खड़ा हो रहा है, या पीपल्स पार्टी का खड़ा हो रहा है, और उसके साथ साथ जनाब अगर किसी को हेल्प आउट करना होता है, तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी या नून लीग वाले अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे, या फॉर दैट मैटर अगर कर भी किया तो वो बड़ा वीक कैंडिडेट होगा। सही। ये जो जहांगीर तरीन साहब या अलीम खान साहब हैं, इनकी पार्टी में से भी कुछ लोगों को इसी तरह होगा कि उनके अगेंस्ट पीटीआई या सॉरी ये पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले बंदे पिच नहीं करेंगे, और सेम गोज फॉर लाइक काफ लीग आल्सो, और उनको भी इसी तरह से उनके अगेंस्ट बंदे पिच नहीं किया जाएंगे। ठीक हो गया। राना साहब, इंतखाबात की बात करते हैं, क्या डिले भी हो सकते हैं और अगले साल पर भी बात जा सकती है, आप क्या समझते हैं? ना बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल सही आपका सवाल है, क्योंकि यहाँ पे जो 2 राय चल रही हैं और इस वक्त ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस चल रहे हैं, वो ये हैं कि जनाब चले हुकूमत तो चली जाएगी अगस्त में, व्हाटएवर द डेट इज, ठीक है, उसके बाद जो है उसको टाइमली इलेक्शंस करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। एंड आई पर्सनली थिंक, दिस इज माय टेक ऑन दिस सिनेरियो, आई पर्सनली थिंक, दिस इज नॉट बेस्ड ऑन एनी इंफॉर्मेशन, बट आई पर्सनली थिंक कि ये थोड़ा सा आगे चले जाएंगे। तो सर ये क्या हमारे फायदे में होगा या नुकसान में होगा अगर इंतखाबात लेट होते हैं तो? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं जमील, बहुत से इलेक्शंस देख चुका मैं, बहुत से इलेक्शंस कवर भी कर चुके, बड़ा अरसा हो गया, अब तो हुकूमतें आती जाती देख ली हमने, लेकिन द पॉइंट इज कि मेरे ख्याल में इलेक्शन वो हो जाए अगर कि जिसमें जो हार भी जाए वो अपने रिजल्ट मान जाए, तो दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इलेक्शंस। सही। तो राना साहब क्या लग रहा है, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होंगे? ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया राना साहब से। राना साहब, आपने अपनी जिंदगी में जितने भी इंतखाबात देखे हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आप हिना की इस सवाल का जवाब दे दें। सवाल का जवाब दे दे राना साहब। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 100% ना तो किसी जगह सिक्योरिटी होती है, और 100% आप फेयर इलेक्शंस कहीं भी नहीं करा सकते, मुश्किल होता है। दिस इज नॉट ओनली इन पाकिस्तान, किसी दुनिया के किसी में 100% सिक्योरिटी भी नहीं हो सकती, और 100% ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस भी नहीं हो सकते। बीच में थोड़ी सी कहीं ना कहीं बहुत सी अच्छी बातें डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर भी गड़बड़ हो जाती है। आप देखा नहीं, आप जी इलेक्शन उसमें रिकाउंटिंग होती है, फिर उसमें गड़बड़ हो जाती है, फिर गड़बड़, सो ये चलता है, ये हर जगह चलता है। सर, हिना का पॉइंट ऑफ व्यू है कि इलेक्शंस ना होने ही नहीं चाहिए बेसिकली। होना चाहिए फिर जी। Don't put words in my mouth, sir. I didn't say that. राना साहब कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सर? जी राना साहब।
मैं क्या फिर की होना चाहिए अगर इलेक्शन नहीं होने चाहिए, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से होने सर, चाहिए राना साहब बस। नहीं वो और मैं तो वोट कास्ट भी करने जाती हूँ और इंशाल्लाह इस बार भी जाऊंगी। सर ये ही मुझे ब्रेक में कह रही थी हिना कि अब वोट हमारा हमें तो पता ही नहीं है अब किसको देने हैं हम और डालते कौन किसी जीतेगा? को है कि निकलता किसी के डब्बे से है, तो इससे अच्छा लेकिन एक बात है, इंतखाबात हो ही ना, इंतखाबात के अलावा उसके बगैर ही हुकूमतें चलती रहें, क्योंकि उसके बगैर भी तो हुकूमतें बन सकती हैं। अच्छा आपस ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ सर आप सीनियर है ना सर, हमारे से पहले आपके वर्ड्स पकड़े जाएंगे सर। आता है ये ना इसी हस्ते ने ਤੁਸੀਂ सारा मुद्दा मेरे ते पाने दे चक्कर 'ਚ सही पै बात है, गए। मेरे पे राना साहब पहले से मेरे पे डालने की कोशिश की है। एनीवेज राना साहब जी, पहले इससे जमील प्लेड वेरी स्मार्टली, पहले आप पे डाला अपनी काम बना, फिर मेरे डाला। एनजी करते हैं राना साहब, एनजी सर करते आप हैं। असल में आप सर हिना का कसूर, सर हिना का कसूर ये है वो मासूम सवाल करती है, और सर आपका कसूर ये है कि आप इस्लामाबाद बैठे हैं। मैं मुझे बताएं मैं क्या करूं? आ जाना। राना साहब अगर मुल्क की मौशी सूरत हाल की बात करें तो कहाँ देख रहे हैं आने वाले दिनों में? अच्छा आपको ब्रेक थ्रू मिल रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन अ फ्यू डेज टाइम आई पर्सनली थिंक आपको को थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा। अच्छा। थोड़ा सा इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक इनफ और इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक गुड फॉर लाइक फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट एनीवेज फॉर अ शॉर्ट स्पैन आपको एक ब्रीदिंग स्पेस जरूर मिलेगा इकोनॉमिकली। एंड इन द डेज टू कम अगर इफ थिंग्स वर्क आउट, देखें जैसे ये कौंसल बनी है ना 2035 का जो प्लान बना है और जिसमें हेल्प आउट किया है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, अगर वो इन ट्रू स्पिरिट यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है, तो फिर तो इन्वेस्टमेंट आएगी, ठीक है, और फिर तो यहाँ पे काम चलेगा। और सारी रेड टेपिज्म और सारी जो गड़बड़ है, जो जहाँ पे लोग आज को इन्वेस्ट करना चाहता है वहाँ पे जनाब फंस जाता है। देखिए ना, अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहे तो उसको लक पता जाता है, ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है ना, अगर कोई बाहर से आएगा, इन्वेस्टर आएगा, उसको जो हिचेज है, उसको जो एनओसीज लेने पड़ते हैं, उसको जो धक्के खाने पड़ते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज पुटिंग इन मनी ओवर हियर, ठीक है, वो सारी चीजें, वो हिचेज जो है उसके अगर सॉर्ट आउट हो जाएंगी जैसे कि प्लान किया गया है, सही, तो फिर इट्स गोइंग टू बी एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हंकी डोरी इन द डेज टू कम। लेकिन अगर ट्रू स्पिरिट में अगर उसको इम्प्लीमेंट ना कर सके तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बड़ा मुश्किल है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है ना, इट्स इन शेबल्स, तो वो अगर उसको अगर हम अगर यहाँ पे एक एनवायरनमेंट अच्छी दे दें, तो I personally think that people are going to come over here because this is I think that Pakistan is a land of opportunities. No doubt. But अगर यहाँ पे थोड़ा सा हमारे जो मसले मसाइल हैं, जो इश्यूज हैं, उनको सॉर्ट आउट कर लिया जाए तो इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। पाकिस्तान इज डेफिनेटली अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर आपने प्लान 2035 की बात की, तो प्लान इससे पहले प्लान 2025 भी था, उससे पहले प्लान 2015 भी था, तो आपको क्या लगता है कि वो उसी तरह रहे या उस पर चेंजिंग्स आई? देखिए, विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस आती हैं, लेकिन दिस प्लान 2035 वाला जो प्लान है, ये जमील जो है ना, इसमें जो आपकी रेड टेपिज्म है और आई वुड से देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, जो 102 एनओसीज चाहिए होते हैं आपको प्रोबेबली, वो आपके चीज खत्म हो जाए। वन विंडो ऑपरेशन, जिसको बड़ा घिसा पिटा, वैसे आप तो नाम समझ आती है, वन विंडो होना चाहिए इसको, लेकिन बात अगर ये सॉर्ट आउट हो जाए चीजें आपकी इन अ फ्यू डेज टाइम, तो आई पर्सनली थिंक दैट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर रेडी टू इन्वेस्ट। वो तो दे आर लुकिंग फॉर कोई ऐसी जगह मिले उन्हें, कोई ऐसी दुनिया मिले उन्हें, कोई ऐसा मुल्क मिले उन्हें जहाँ पे वो पैसा लगा सके, और वहाँ पे उनको मतलब कि कोई हुकूमत आए, हुकूमत जाए, जो भी हुकूमत आए, जो भी हुकूमत जाए, उनका पैसा यहाँ पे जो सेफ हो, और पैसा यहाँ पे जनाब उनको इन्वेस्टमेंट की हो, उनको पैसा रोल होता रहे, उनको मिलता रहे, वट एवर इफ दे आर मेकिंग मनी ओवर हियर, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू लाइक इन्वेस्ट ओवर हियर, बिकॉज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। सिर्फ हमें अपने हालात ठीक करने की ज़रूरत है कि जो इन्वेस्टर है उसको ये ना हो कि कल मेरा पैसा फंस जाएगा या मैं यहाँ से पैसा निकाल नहीं सकूंगा,
ठीक है, जो जी। प्रॉफिट मैंने या यहाँ पे मुझे लोग तंग करेंगे या यहाँ पे मुझे कोई न कोई इदारा तंग करेगा, सो वो उसके माइंड से वो खौफ, वो फियर फैक्टर जो अगर निकल जाए तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हंकी डोरी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर ऑन अ लाइटर नोट, राणा साहब आपने वन विंडो ऑपरेशन की बात की, आपने वन विंडो सोल्यूशन की बात की, सर ये वर्ड क्यों पसंद नहीं है आपको? देखें अब तो हमारी सियासत भी वन विंडो ऑपरेशन के अंदर आ गई है। पता है क्यों नहीं पसंद? इसकी वजह है कि ये वन विंडो ऑपरेशन सुन के ना वन विंडो ऑपरेशन होता नहीं कभी, ठीक है, तो वो खिड़की बंद हो जाती है। सर अब ठीक तो है? हो रहा है, सर अब तो हो रहा है ना सर। अब अगर पॉलिटिकल साइड पे बात करें तो देखें, यही बातें हम भी आप भी करते थे। आज से 6 माह पहले भी जमील हिना भी बैठी होती थी, हम भी बैठे होते थे, आप मेरे से क्वेश्चन करते थे, मैं यही कहता था आज से 4-6 महीने पहले कि सारे पॉलिटिशियन दे शुड सिट टुगेदर, पुट देयर हेड्स टुगेदर और सॉर्ट आउट कर चीजें, लेकिन वो नहीं हुआ। ठीक है सर देखिए राणा साहब, देखिए सियासतदानों को आप अप्रिशिएट करें कि उन्होंने सबसे पहले मुल्की हालात के मुताबिक जो फैसले किए, वो दुबई मीटिंग्स वाले फैसले कितने अच्छे हैं जिस पे कम खर्चा आएगा। ठीक है, अब क्योंकि MNA MPs का ये भी गिला शिकवा था कि अब मौजूदा हालात में इलेक्शंस बड़े महंगे हो रहे हैं, पहले 1 करोड़ लगता था तो अब 5 करोड़ लगते हैं, फिर पार्टी के जो फंड्स हैं वो अलहदा बोझ पड़ रहा था उस पर। तो अब इस बात को तो अप्रिशिएट करें ना। अब देखिए अब फ्लाइट कॉस्ट भी सस्ती, आना जाना भी सस्ता, तो किफ़ायत शारी तो चल रही है ना सर। ए और मस्ती कर रहा है ना अब ये ही इज ट्राइंग टू पुल अ फास्ट वन ओवर हियर। एग्जैक्टली। सर अब तो देखे ना वो वीज़ों वाला मसला भी हल सर। अब दुबई का तो वीज़ों का भी कोई खास वो नहीं है, उधर तो खैर इकामे भी बहुत चलते हैं सर। ये सही कह रहे हो, थे कामे शामे जेड़े चलते रहे थे ना। और अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये सारी जगह होता है, कामे चलते हैं यार, इसमें कौन सी ऐसी बात है? आप खुद जाके तो अपना वो कुछ नहीं करा सकते ना। ये अगर आप वहाँ पे दुबई में सपोजिटली अगर आपने वहाँ पे कोई जाना है फॉर लाइक लॉन्गर पीरियड, तो वहाँ पे पहले डिफरेंट होता था ना सिनेरियो। सो आपको काबा लेना पड़ता था, बनाना पड़ता था। दिस वाज नॉर्मल SOP यार। दिस इज केड़ी एडी वडी गल केड़ी है। तो सर फिर इस इकामे का माजी में इतना बड़ा इशू क्यों बना दिया गया? सवाल मेरा ये रहा सर। सर इकामे पे ना हिली सर, मतलब और कुछ नहीं मिला, तो देखें ना आप कितनी ज्यादती है। नहीं वो हाँ बिल्कुल ज्यादती है, मतलब ठीक है अगर कोई गड़बड़ है और प्रूफ हो जाती है, ठीक है, मतलब कामे पे नहीं होनी चाहिए जिसकी खैर है तो ज्यादती है। लेकिन अगर कोई गड़बड़ है और कोई उसमें प्रूफ हो जाता है, करप्शन चार्जेस प्रूफ हो जाते हैं, देन ठीक है, फिर तो होना चाहिए, फिर सजा होनी चाहिए। और सर आप देखें इन मौजूदा हालात में हमारे ब्रादर मुल्क जो हैं उन्होंने कितना ताउन किया हमारे साथ। दुबई की मिसाल ले लें, उन्होंने अपनी वीजा पॉलिसीज चेंज कर दी हैं सर। अब तो इकामे की जरूरत ही नहीं, गोल्डन वीजा आ गया। हाँ एग्जैक्टली, आप भी ले सकते हैं, मैं भी ले सकता हूँ, और मैं भी ले सकती हूँ। हिना नु पीछे छड़ जाते ये मुझे भूल जाता है राणा साहब। सर वो ये ऐसे ही चल रहा है राणा साहब, हर चीज में से मुझे पीछे रखा है। सर मेरी बात सुने, मैं हिना का मैंने इसलिए जिक्र नहीं किया क्योंकि इसने तो ये बताना है ना कि आप किसने वीजा लेना है। देखा, मैंने कहा था ना हिना ये मस्ती करता है। ये मस्ती करने से बाज नहीं आएगा राणा साहब, ये ऐसा ही है। कि ब्रेक में क्यों जाता है बाहर। अब मुझे लगता है राणा साहब आपको बता देना चाहिए। सर हम थक गए लंदन के वीजे लगवा के, अब क्या हम दुबई के लगवाएं सर? नहीं मैं पहले बाहर रहता था, फिर दुबई का छोड़ के जिथे मर्जी का लवा देना, लवाना ही पेगा फिर भी। जमील लवाना पै जाना है ना। सर कल ईद है और इंशाल्लाह पूरे मुल्क में पूरे मजहबी जोशो जज्बे से ईद मनाई जाएगी। एक बड़ा इवेंट है और खुशी का मौका है। तो मैंने कहा कि क्या सियासत की तलखियाँ और कोर्ट्स की बातें और ट्रायल और इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने से बेहतर ये है कि ऑन अ लाइटर नोट आपसे कुछ सवालात कर लिए जाए। तो अगर आप इजाजत दें तो कुछ सवालात और पूछ लूं सर। राणा साहब सारा कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇਗਾ। ना तू फिक्र ना कर, मैं दसांगा ब्रेक क्यों जाना बाहर। सर चलें सर, मैं और कुछ नहीं, किफ़ायत शारी पे ही बात कर लेते हैं। सर आप देखें कि तकरीबन 900 अरब से ज़्यादा का खसारा पिछले 1 साल का PIA का है, तो जिसमें से अभी रिसेंटली परसों की खबर है कि शायद 400 अरब उनको दे दिया गया है, उसकी मंजूरी दे दी गई है।
तो अब देखिए वो खर्चा भी बचेगा। लंदन की फ्लाइट्स महंगी हैं या बाकी ममालिक दुबई की, करीब है बिल्कुल। तो दुबई करीब है सर, इधर तो चार्टर त्यारे भी चले जाएंगे सर। नहीं चांदा की है तुम बोलो सर मैं चाह रहा हूँ आप राना एप्रिशिएट करें। साहब, मुझे लगता है इसको एक और ब्रेक की जरूरत है, जो हम सर, पहले मैं- डिस्कस कर रहे थे ना। नहीं सर, मैं चाहता हूँ आप एप्रिशिएट करें हमारे सियासतदानों को, उनकी एफर्ट को, और अभी आजकल की किफायतशारी को। जो किफायतशारी को, मुआशी सूरत-ए-हाल को समझ रहे हैं वो। अच्छा वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, जी जितने यहाँ पे जो हिस्टोरिक चीजें हुई हैं, लाइक जैसे कहते थे जनाब के एनआरओ लग गया, या चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो गई, या सॉरी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गई। सो मोहतरमा ने जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, तो उन्होंने जब भी बात करनी होती थी मुशर्रफ साहब से, तो वो भी किसी न किसी बाहर ही जाके होती थी, ठीक है। सो उनकी भी जो डेस्टिनी होती थी वो पाकिस्तान नहीं होती थी कई मरतबा। सर वो उसकी रीजन है ना सर, बस सर उसकी भी एक सॉलिड, सर इधर ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स आ जाती हैं, फिर बंदा क्या करे, फिर जारी बात है बाहर के ममालिक को ही चुनना ना सर। नहीं वहाँ पे भी सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे ये है कि मैंने जैसे पहले बताया था ना, मीडिया जो होता है वो थोड़ा सा वो उसकी एक लाइन ड्रॉ की होती है उन्होंने कि प्रिवेसी जो है उसमें इंट्रूड नहीं करता। सो वो थोड़ा सा एज ये मिला। सर आप ये कहना चाह रहे हैं दबे अल्फाज में कि बाहर का नहीं मीडिया आजाद नहीं है और हमारा मीडिया आजाद है, आप ये कहना हमारा चाह रहे बहुत हैं? ज्यादा आजाद है, हमारा बहुत ज्यादा आजाद है। मीडिया बाहर का जो है वो देखिए आप, इफ यू टॉकिंग अबाउट द मीडिया इन इंग्लैंड, तो यस वहाँ पे बहुत ज्यादा उनको लीवरेज है, एज है। हर मुल्क का डिफरेंट होता है ना, हर मुल्क का मीडिया डिफरेंट, वहाँ पे सोसाइटी डिफरेंट होती है। तो सोसाइटी को बेसिकली सोसाइटी को करना है ना मीडिया ने, तो व्यूअर्स जी जी, तो वो डिफरेंट है वहाँ पे। ठीक, रन साहब थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस, और आपने भी अपने तज्जिए से आज की सुबह को मजीद खुशगवार बना दिया, आपको स्पेशल थैंक्स। अभी हम जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक, यूर वॉचिंग सुनो पाकिस्तान। और अब हम बात करेंगे प्लास्टिक सर्जरी की। एक ऐसी टर्म है जो हमें अक्सर सुनने को मिलती है, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारी मिथ्स हैं, लेकिन आज हम उन मिथ्स को ब्रेक करेंगे, बताएंगे कि प्लास्टिक सर्जरी है क्या, किन लोगों को करवानी चाहिए, एंड व्हाट डिफरेंस विल इट ब्रिंग इन योर लाइफ। इस वक्त इस पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अफजाल बाजवा ने फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। ही इज़ प्लास्टिक एंड रिकन्स्ट्रक्टिव कॉस्मेटिक सर्जन। Thank you so much for joining us in सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? I'm really good, अल्लाह का शुक्र, आप लोग ठीक हैं? Very good, thank you. सर सबसे पहले तो देखने वालों को आप ये बता दें कि प्लास्टिक सर्जरी है क्या and how is it different from other surgeries? That's right, प्लास्टिक सर्जरी का जो लफ्ज़ प्लास्टिक है ये एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है टू मोल्ड, टू मेक समथिंग बेटर। तो ये बेसिकली एक सर्जरी का एक ऐसा फील्ड है जो कि बाकी जो जितनी सर्जरीज हैं उनसे डिफरेंट है। द रीज़न इज़ ये डिफरेंट आस्पेक्ट्स को इस हवाले से डील करता है कि अगर मैं कहूँ ब्रॉडर आस्पेक्ट में, तो सबसे पहले बर्न है। अब बर्न बाकी स्पेशलिटीज़ में डील नहीं होता, बर्न हम डील करते हैं। अच्छा, नंबर 1। सेकंड इज़ ट्रॉमा के बाद जितनी जिस्म में कट फट हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई चीज़ कट के बॉडी से अलग हो गई, वो वापस लगाना, उसको उसकी शेप में लेके आना इज़ जॉब ऑफ अ प्लास्टिक सर्जन। जितने स्किन कैंसर्स हैं उनको सारों को निकालना, और वो जिस हिस्से में से हम निकालते हैं उसको फिर वापस बनाना भी होता है। दिस इज़ प्लास्टिक सर्जरी। जितने पैदाइशी डिफेक्ट्स हैं जो आपने देखा होगा, तालू है, होंठ है, बच्चों के जितने पैदाइशी तौर पे पेशाब की नाली के डिफेक्ट्स होते हैं, ये सारे बनाना दे प्लास्टिक सर्जन जॉब। फिर कॉस्मेटिक एस्थेटिक सर्जरी, जिसमें हम कहते हैं कि बंदा जो हमारे पास प्रेजेंट होता है वो पेशेंट ही नहीं होता, उसकी खूबसूरती के कुछ इश्यूज होते हैं, मरीज तो नहीं होता ना वो, बिल्कुल, तो उससे रिलेटेड जितने इश्यूज हैं वो फिर प्लास्टिक सर्जरी में। तो इट्स बेसिकली अ वेरी वाइड कैनवस, सर से पाँव तक हर जगह पे प्लास्टिक सर्जन इन्वॉल्व होता है। और आई समटाइम गिव एन एग्जांपल दैट इट्स लाइक अ पोटैटो, जो हर सब्जी में डल जाता है और हर जगह फिट हो जाता है, हर जगह फिट हो जाता है, हर जगह जरूरत है। कैनवस का आपने जिक्र किया डॉक्टर साहब, सॉरी टू कट यू, इसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? क्योंकि पाकिस्तान में भी इस पर बहुत काम हो रहा है, और माशाल्लाह जिस तरह आप अभी लंदन भी गए हुए थे, फिर आपने यूएस में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, तो पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है बेसिकली इस फील्ड में?
अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। पाकिस्तान में हम प्लास्टिक सर्जरी के जितने एस्पेक्ट्स मैंने जिक्र किए इन सारों को देख रहे हैं। फिर दूसरा यह है कि सिर्फ देख ही नहीं रहे, इनको अगले लेवल्स पे, एडवांस्ड लेवल्स पे हम काम कर रहे हैं। सही। प्लास्टिक सर्जरी का एक लेटेस्ट फील्ड है, उसको कहते हैं रीजनरेटिव मेडिसिन। रीजनरेटिव मेडिसिन में होता है जो चीज़ें ख़त्म हो गई होती हैं उनको बनाने की और रीग्रो करने की कोशिश हम करते हैं। उसमें कुछ केमिकल्स बॉडी के अंदर से हम निकालते हैं, कुछ सेल्स निकालते हैं। आपने शायद सुना होगा जिस तरह PRP है जी, PRP से अब नेक्स्ट वर्जन में करता हूँ PDGF। इसी तरह बॉडी के अंदर से कुछ सेल्स निकालते हैं जो स्पेशल हमारा ग्रोथ पोटेंशियल उनके अंदर होता है, दिस कॉल्ड स्टेम सेल्स। ओके। अब इनमें हमने इतना काम किया, मैं अमेरिकन सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक सर्जरी का पाकिस्तान में द फोकल पर्सन, सही। और इस हवाले से फेस के ऊपर एंटी एजिंग मैंने काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह काम कर लिया है। फिर जो इवन मैंने जॉइंट की एंटी एजिंग, आई एम नॉट ऑर्थोपेडिक सर्जन बट स्टिल जो आपने देखा टाइम के साथ साथ जॉइंट घिस जाते हैं, फिर उनमें पेन स्वेलिंग्स जो बुजुर्ग लोग होते हैं, पर्टिकुलरली नी जॉइंट की अगर हम बात करें तो उस पे नी की रीजनरेशन पे मैंने काफ़ी काम कर लिया। उस पर 600 से ज़्यादा मेरे पेशेंट्स हो गए हैं जिनको हम अभी दे आर गुड, दे आर वॉकिंग नॉर्मली। तो ये ऑनेस्टली पोटेंशियल इतना है कि पूरी दुनिया में फ्रॉम कनाडा टिल जापान आई हैव प्रेजेंटेड पाकिस्तान, और मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, दे ऑल मूविंग अहेड, और हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। जबरदस्त। तो डॉक्टर अफजाल बताइएगा व्हाट मेक्स यू डिफरेंट एंड यूनिक इन प्लास्टिक सर्जरी। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली प्लास्टिक सर्जरी में मैंने अपना जितना को आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ टू बी अलाइव, तो मैं अपना हिस्सा थोड़ा थोड़ा जितना हो सकता है डालता हूँ। दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट इन्वेंशंस। मेरी 15 इन्वेंशंस हैं, और पाकिस्तान में हमारा इदारा है IPO इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ मेरे रजिस्टर्ड हैं। इसी तरह अमेरिका में USPTO के साथ रजिस्टर्ड हैं, देयर वर्ल्ड रिनाउंड। उसमें जो हमारे एज एंड यूज़र मैं देखता हूँ जहाँ प्लास्टिक सर्जरी में ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ सर्जरी कोई डिफ़िकल्टी आती है तो मैं उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन कर देता हूँ। अभी जो आप लंदन की बात कर रहे थे उसमें भी एक्चुअली लंदन में इन्वेंशंस की मीटिंग थी। अच्छा। उसमें पाकिस्तान को मैंने प्रेजेंट किया, और अपनी 6 इन्वेंशंस मेरी वहाँ जो यूनिक थी, मेरे उनके साथ थोड़ा सा NHS के साथ कोई एग्रीमेंट भी चल रहे हैं। दे वांट टू परचेज आवर इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान। तो दिस मेक्स मी यूनिक, क्योंकि इन्वेंशंस में और फिर आगे ज़ाहिर है उनको एक प्रैक्टिकली फॉर्म में लेके आना, इट्स बिट डिफरेंट। तो उसमें आई एम प्लेइंग माय रोल। इसका मतलब है कि माजी में अगर देखा जाए तो आज तक जितनी भी इसमें इनोवेशंस हैं या जितना भी आज के दौर में मॉडर्न इस पे काम हो रहा है, तो उसमें माशाल्लाह आपका भी बहुत उसमें कंट्रीब्यूशन है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्लेइंग अ रोल। और इवन ये अभी 6 ऑफ जुलाई को द एस्थेटिक शो है USA में, पाकिस्तान को पहली दफ़े वहाँ नुमाइंदगी मिली है। आई विल बी प्रेजेंटिंग पाकिस्तान, और उसमें मेरा केस एक्सेप्ट हुआ जो एस्थेटिक सर्जरी के वाले से हम बात कर रहे हैं, तो वो लास वेगस में मैं प्रेजेंट करूँगा 6 तारीख को इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, खूबसूरती के लिए जो लोग कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहते हैं, उनके बहुत से सवालात ज़हन में होते हैं कि कितना डेंजरस है, या इस सर्जरी के बाद कितना वक्त निकलेगा, उसके बाद के क्या डाउन टाइम कितना होता है अगर कोई भी इस तरह के हम प्रोसीजर को ऑप्ट करते हैं। वेरी वैलिड। तो क्या कहेंगे आप? उसमें एक्चुअली खूबसूरत लगना इंसान की इंस्टिंक्ट है, तो उस इंस्टिंक्ट के तहत बंदा चाहता है कि मैं एक तो यंग रहूं हमेशा। वो इवन जो केव्स में रहता था वो भी चाहता था नेवर बिकम एन ओल्ड पर्सन। तो उसमें होता ही है कि जो रियलिस्टिक अप्रोचेस हैं अगर उनकी हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम चेंज कर देते हैं। अगर हम सिंपल सपोज बात करते हैं सर के ऊपर की, तो जिन लोगों के बाल गिर जाते हैं जी, अब देखिएगा अगर जिन उनकी तस्वीरें मैच करें, कोई बाल गिरने से कोई 2-4 साल पहले की और बाल गिरने के, तो आपको लगेगा ये तो काफ़ी एजिंग है, और फिर वो एजिंग रिवर्स होती है। बाल लगते हैं, मैं बाल लगाता हूँ, जब वो ग्रो करते हैं तो अल्टीमेटली जब हम उनको प्री एंड पोस्ट में कंपेयर करते हैं फिर कहते हैं वाकई दे आर लुकिंग वेरी यंग। इसी तरह फेस के ऊपर बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं टाइम के साथ, थोड़े रिंकल्स, राइटेड, क्रोफीट बनना शुरू हो जाते हैं। कुछ हमारे जो ये चीक्स के ये वाले पार्ट्स प्रोमिनेंट होते हैं, इनमें सम टाइम फैट कम होना शुरू हो जाती है, और उससे क्या होता है कि एक एजिंग लुक आती है। एजिंग के कुछ साइंस हैं जी, अब उनको हम रिवर्स कर लेते हैं, पुल बैक कर लेते हैं। अच्छा, अब उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस की या वो जो मसाइब की आप बात कर रहे थे, वो भी ज़ाहिर है देयर इज नथिंग विदाउट ऑफ कोर्स पर्क्स। तो उसमें अगर हम बात करें तो अगर तो सेफ सर्जन कर रहा है, ट्रेंड है, तो वैसे तो मेरे टीचर थे मार्क कार्डनर, तो वो कहते होते थे कि जी नो सर्जरीज विदाउट कॉम्प्लिकेशन, और कुछ नहीं तो कम से कम दर्द या थोड़ा बहुत सूजन तो होनी है। तो ये तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहे। अगर कहें कि बिल्कुल नहीं हो सकता तो इसका मतलब है उस डॉक्टर ने या उस सर्जन ने पहले कुछ काम नहीं किया जो कहता है जी बिल्कुल कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हाँ, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वो सारी की सारी एडजस्टेबल होती हैं, टॉलरेबल होती हैं और शॉर्ट लिव्ड होती हैं।
ओके उसमें लाइक स्वेलिंग है तो वो 2-4 दिन में चली जानी है। ठीक है। सम टाइम कोई प्रोसीजर करते हैं तो ब्लूइश डिस्कलरेशन, ब्रूजिंग या जिस तरह कहते हैं नील पड़ जाते हैं। जी। अब वो सारे अल्टीमेटली वो उन्होंने कुछ दिन में चले जाना है। पेन इज आल्सो शॉर्ट लिव्ड, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं दे आर लॉन्ग लिव्ड। लेकिन उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हु इज डूइंग एंड हाउ इज एग्जैक्टली। ही। अच्छा डॉक्टर अफजाल, हमने अक्सर देखा है, मतलब मैं किसी कोई एक स्पेसिफिक पर्सन को टारगेट नहीं करना चाहिए, लेकिन अक्सर सेलिब्रिटीज़ को हम देखते हैं कि बहुत अच्छी उनकी अपीयरेंस में मैं कहूँगी अच्छा चेंज आता है, बड़ा प्लेजेंट चेंज जिसको हम कहेंगे, पता भी नहीं चलता जी, बिल्कुल इतनी बारीकी से नफासत से काम That's हुआ होता है। right. लेकिन कुछ लोग जब जाते हैं इस तरह के डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कॉस्मेटिक सर्जन्स के पास जाते हैं, प्लास्टिक सर्जन्स के पास जाते हैं, तो वो अपने फीचर्स को इन्हांस करने की बजाय वो कुछ डिजास्टर बन जाता है और बाद में उनकी शक्ल पहचानी भी नहीं जाती। व्हाट डू यू थिंक, हमें किन प्लास्टिक सर्जन्स के पास जाना चाहिए? हमारी रिसर्च कितनी ज़रूरी है? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हमें डिफरेंट जगह पे, इनफैक्ट हर जगह हमें इस तरह के बोर्ड्स नजर आते हैं, बड़ी अट्रैक्टिव डील्स हमें नजर आती हैं और खवातीन फिर बहुत अट्रैक्ट होती हैं कि जी अच्छा ये फिलर्स हैं, इतने सस्ते मिल रहे हैं, करवा लो, ये करवा लो। तो क्या 2-4 चीजें हम ख्याल रखना, जैसे आप योर माशाल्लाह, उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम बात करते हैं ना कि हमने डिसाइड करना है कि कहाँ जाना है, तो उसके लिए एक्चुअली पाकिस्तान में जिस तरह बाकी कंट्रीज में अथॉरिटीज हैं जो इसको मॉनिटर करती हैं, जैसे हमारा पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल है मॉनिटरिंग, फिर इसी तरह कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन इज आल्सो मॉनिटरिंग। हम जब बंदा एक डिसाइड करते हैं तो अगर उसका डेटा हम अपने जो PMDC का एक डॉक्टर सर्च वाला पॉइंट है उसमें डालते हैं तो उसमें उसके क्रेडेंशियल्स निकल आते हैं। फिर अगर इसी तरह जैसे मैंने अभी एक क्लेम किया कि जी आई एम बेसिकली अ मेंबर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, तो उसमें आप अगर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक सर्जरी पे जाते हैं और उसमें आप फाइंड अ डॉक्टर, तो आपके रीजन में आपको बताता है कि कौन रजिस्टर्ड है विद अमेरिकन सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। इसी तरह अगर कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन के चार्टर पे जाते हैं तो वहां से भी डॉक्टर को सर्च किया जा सकता है। ऑलराइट। टू क्लेम हाई इज वेरी इजी, मतलब बैठ के बड़े बड़े लंबे बुलंदोबांग दावा कर देना इज बेसिकली अ सेपरेट थिंग। बिल्कुल, वो आपने देखा यहाँ पे बेशुमार अदर मुल्कों की तरह हमारे यहाँ क्वेकरी बहुत है। बंदा ट्रेन नहीं होता, सम टाइम बेसिकली क्वालिफाइड भी नहीं होता और वो क्लेम करता है कि जी मैं कर दूँ, बिल्कुल, तो वो एक्चुअली फिर सम टाइम डिजास्टर होती है। उसमें अगर हम आप देखिए जो एक कॉन्सेप्ट है ना मेरा डॉक्टर, ये जहाँ मैं USA में काम करता था वहाँ मैंने देखा मेरा डॉक्टर, अब वो अपने प्राइमरी के पास ही जाते हैं, वो आगे उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है उससे पहले डिस्कस करते हैं, वो रेफर करता है कि जी आपने फलां, क्योंकि somebody is taking the responsibility। बिल्कुल। अब इसी तरह पाकिस्तान में भी कॉन्सेप्ट है, लाइक मेरे पास जो मेरे पेशेंट्स हैं या क्लाइंट्स हैं जो खूबसूरती के लिए आते हैं, उनको पेशेंट नहीं कहते, दे आर क्लाइंट्स बेसिकली। तो वो जब आते हैं तो वो मोस्ट ऑफ देम दे आर विद द रेफरल ऑफ देयर ओन होम दे नो, लाइक आपने मेरे पास आए, आपका काम कंफर्टेबल हो गया, आपने किसी और को बताया कि अच्छा यार वहाँ चले जाना। सही सही। अब ये बेसिकली जो एक रेफरल टू रेफरल होती है, ये भी एक सेफ श्योरिटी करती है कि जो कि बंदा इस ठीक होके, लेकिन उसमें मैं समझता हूँ कि ऑथेंटिक वे यही है कि किसी अथॉरिटी को कंसल्ट करके, जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल है, उसमें आप क्रेडेंशियल डालते हैं तो अगले बंदे की क्वालिफिकेशन सारी निकल आती है। एक पार्ट जरूर चेक हो जाता है, अच्छा ठीक है क्वालिफाइड तो है ना, बाकी स्किल्स तो ज़ाहिर है फिर करा के पता लगेगा क्या हो, एक्सपीरियंस के साथ, एक्सपीरियंस के साथ होगा। एग्जैक्टली, वेरी राइट। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर इट्स माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत डिटेल से हमने इस पर डिस्कशन की और वो लोग जिनके जहनों में कुछ भी सवालात थे कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी को लेकर, वी होप कि उनके तमाम सवालात के जवाबात मिल गए होंगे और अगर आप इस चीज़ को ऑप्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि प्रॉपर रिसर्च करके ऑथेंटिक लोगों के पास जाएं, सर्टिफाइड लोगों के पास जाएं, ना कि जो गली मोहल्लों में हमें बोर्ड्स नजर आ रहे हैं, कोई अट्रैक्टिव डील्स नजर आ रही हैं, अक्सर खवातीन चली भी जाती हैं, तो प्लीज असल मसला ना हमारी सोसाइटी में डील्स का ही है बेसिकली, है ना, जब डील्स लग जाती है ना, चाहे खाने पे हो, चाहे सैलून्स में हो, चाहे कपड़ों पे हो, आप खाने की बात ले आई ना बीच में ही ना, खाने की बात आ गई ना बीच में। अभी एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक की बात हासिल होंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, बात करेंगे कुछ खेल की। वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है और वर्ल्ड कप शेड्यूल मुंबई में खुसूसी तकरीब के दौरान जारी किया गया है और ये क्या शेड्यूल है इस पर हम तफसील से बात करते हैं। हम इरफान जहीर साहब हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान साहब के पास बगैर वक्त जाया किए हम क्यों इतनी तमहीद बांधे जब हमारे साथ स्पोर्ट्स एक्सपर्ट मौजूद हैं। बांध रहे हैं नहीं, हो गया, बस हो गया, बस हो गया। इरफान साहब कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले वर्ल्ड कप शेड्यूल पर बात शेड्यूल की बात करते हैं। नॉर्मली थोड़ा सा जल्दी आ जाता है, इस दफ़ा काफ़ी डिलेड के साथ आया। उसके कई फैक्टर्स थे। एक सबसे बड़ा मसला समहाउ एशिया कप का भी था कि एशिया कप का मसला सॉर्ट आउट हो जाए और फिर इसकी तरफ आ जाए। एशिया कप का स्केड्यूल भी अभी तक प्रॉपर्ली नहीं आया और उसके भी खैर उस पर हम बाद में बात करते हैं।
और वर्ल्ड कप का जहाँ तक बात की जाएगी, ये 92 के बाद अब पहली दफ़ा होने जा रहा है उसके बाद कि तमाम टीमें 10 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी और हर टीम आपस में मैच खेलेगी और आलमोस्ट हर टीम को 9 मैचेस मिलेंगे और फिर आपका सेमीफाइनल फाइनल होगा। इसमें 2-3 चीज़ें और डिस्कस करने वाली हैं। पाकिस्तान ने अपने वेन्यू की बात की थी, जैसे पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम अहमदाबाद उसमें होना है। हमने उस पर रिजर्वेशन शो की थी कि ये नहीं होना चाहिए। मुंबई वाले मैच पे हमने कहा था कि ये वेन्यू भी नहीं होना चाहिए, तो वो हमारी चीज़ें अभी आईसीसी ने नहीं मानी। इस पे प्रेसिडेंट मौजूद हैं कि आपका अगर कंसर्न होता है किसी वेन्यू पे तो आईसीसी और वो जो होस्टिंग कंट्री होता है वो म्यूचुअली डिसाइड करके उसको चेंज किया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक हमने देखा कि वो नहीं हो पाया। शायद फ्यूचर में हो जाए। अब करवाना किसने है, ये सबसे बड़ी क्वेश्चन मार्क आता है, करना किसने है, क्योंकि हमारा तो हेड ही कोई नहीं है। चेयरमैन पीसीबी की बात करें अगर साथ साथ तो वो भी नहीं है। लास्ट वीक मैंने आपके मॉर्निंग शो में हमने बात की थी कि मैंने आपको कहा था कि एक ऐसा मसला है जो अभी कोर्ट में जाएगा। बिल्कुल कहा था आपने, ठीक है, और वही हुआ। वही हो गया। उसकी रीज़न ये थी कि जैसे सिटी साहब ने बोर्ड ऑफ गवर्नर अनाउंस किए थे, उन्होंने साथ एक उन्होंने मीडिया पे लिंक भी शेयर किया कि ये इस क्लॉज के तहत हमने किया। अब उसमें कंट्रोवर्सी ये थी कि जो 14 जून को उन्होंने अनाउंस किए थे या प्रपोज किए थे नाम, उनको चेंज करके कुछ रीजन की जगह पे डिफरेंट नाम सामने आ गए। अब उनका मानना ये था कि जिनकी टर्न बनती थी उनको क्यों नहीं ऐड किया गया। जो इंटरम सेटअप है उसने उसको कैंसिल किया और नए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अनाउंसमेंट की। उनका मानना ये था कि वो कर ही नहीं सकती थी, मैनेजमेंट कमेटी इसको अनाउंस कर ही नहीं सकती थी। अब इसमें 2 लिगुने अटैच हो चुके हैं। अब देखना ये है कि एक मैटर तो ये चलेगा क्या वो कर सकते थे, उनका ये अपॉइंटमेंट करना बोर्ड ऑफ गवर्नर की क्या लेजिटिमेट था। सही। अब दूसरा उसके बाद आ जाएगा क्या अगर लेजिटिमेट था तो क्या इसके आईनी क्या हैसियत है। सही। अब वो सारे मसले के अंदर प्रॉब्लम क्या आ गया कि आपका हेड ही कोई नहीं है। अब ये देखें ना कि आपका आईसीसी के साथ तमाम बोर्ड्स के साथ एशिया कप की बात होती रही। अब वो कहेंगे कि जो बंदा सारी डिस्कशन करता रहा, सारा कुछ मामलात हमसे तय करता रहा और जब तय हो गया तो वो बंदा किधर है। दुनिया में ऐसे कोई मिसाल नहीं मिलती आपको, बिल्कुल नहीं मिलती ऐसी मिसाल। इस वक्त पीसीबी चेयरमैन कोई भी नहीं है, अभी कोई भी नहीं है। तो सर कोई निगरान चेयरमैन लगा देखें अब तो सारी चीज़ें अब बड़ी लंबी इस पे मसले मसाइल आएंगे। अभी तो आपका जो चेयरमैन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो आपका फ़िलहाल वो एडहॉक बेसिस के ऊपर काम कर रहे हैं, बट उनका ये काम नहीं है, वो उनको तो नहीं मालूम जो सारे मामलात है। अब इसमें 2-3 इश्यूज और आने हैं। आपका एशिया कप है, अब एशिया कप का हम होस्ट है। अब उसके हाइब्रिड मॉडल के तहत 4 मैचेस पाकिस्तान में होने हैं, रिमेनिंग जो मैचेस हैं वो श्रीलंका में होने हैं। कैजुअल समहाउ मेरे ज़राए के मुताबिक बन चुका है, उस पर साइन होने हैं। अब साइन कौन करेगा? सर मैं तो कहता हूँ आप ही करते अगर साइन का रोल है आप करते, कोई बात नहीं, तो मैचेस तो होना ऐसे ही। फिर इसी तरह आपका वर्ल्ड कप आना है। वर्ल्ड कप के जैसे हम वेन्यू की बात कर रहे हैं, आपको रिजर्वेशन है, कंसर्न है, वो किसने बात करनी है। अब अगेन जो पहले बंदा कह रहा था आप उस पर जरूर आर्ग्यू कर सकते हैं, वो चीज़ें ठीक थी नहीं थी, वो सेपरेट डिबेटेबल बातें, बट एटलीस्ट कोई तो हेड होना चाहिए। उस पर तो डिफर आप कर सकते हैं अप्रोच के ऊपर कि वो क्या फैसले ठीक थे या नहीं थे, बट जब कोई हेड हो गई नहीं तो उसको मामलात को चलाएगा। सर कोई बात नहीं, मुल्क की सियासत का भी यही हाल है। हमारे मुल्क का वैसे यही हाल है, ओवरऑल सिचुएशन इसी तरह से नहीं। मुल्क का हेड है, सियासत की बात कर रहे हैं। अच्छा, वर्ल्ड कप क्वालिफायर की बात भी कर लेते हैं। इरफान साहब इस पे भी अपना टेक दे दें। बहुत सनसनीखेज उसमें जिम्बाब्वे और श्रीलंका टॉप पे जा रहे हैं। इसमें 2 टीमें क्वालिफाई करेंगी वर्ल्ड कप के लिए, अभी तक पॉइंट टेबल पे ये है। सबसे अपसेट बड़ा कहना चाहिए, नीदरलैंड ने वेस्ट इंडीज को हराया। वेस्ट इंडीज को क्या हो गया इरफान साहब? बस काली आंधी के ऊपर सब अपने यही पूछ रहे हैं। हमने कल भी अपने स्पोर्ट्स के शो में बड़ी डिटेल में इस पर डिस्कशन की थी। इसकी रीजन जो सबसे बड़ी है, उनके प्लेयर जो हैं वो फाइनेंशियल्स को लेके, मॉनेटरी वैल्यूज को लेके अपने बोर्ड के साथ कोई 5-6 साल से उनका एक टसल फ्यूड चल रहा है। अब उसका होता क्या है कि वो 10-11 मंथ कहीं ऑल ओवर दी वर्ल्ड वो लीग खेल के पैसे कमाते हैं। जब कोई बड़ा इवेंट आता है तो सारे वो आके टीम को ज्वाइन करते हैं और खेलने के लिए आ जाते हैं। अब उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि ये एक ऐसी गेम है क्रिकेट जो पूरी टीम गेम है और आपको जेलिन होना पड़ता है, आपको मोमेंटम मिलता है। आप इस तरह नहीं हो सकता कि 11th आवर पे आके इकट्ठे हों और आप कहे जी हम जीत जाए। उसकी सबसे बड़ी प्राइम एग्जांपल ये है कि हम पाकिस्तानी टीम को देखें तो आपका ये जो बंच है लड़कों का, ये समहाउ 80-90% यही लड़के खेल रहे हैं। उसका रिजल्ट ये मिला कि हम एटलीस्ट ओडीआई के अंदर नंबर 1 रैंकिंग पे आए, चाहे एक दिन के लिए आए। बिल्कुल। तो आपको ग्रेजुअली एक मोमेंटम मिलता है। अब वेस्ट इंडीज ये कर रही है कि जो उनका पास्ट के अंदर जितनी भी उनकी विक्ट्रीज थी जो उन्होंने हासिल किया सब कुछ,
इस फ्यूड के अंदर, इन प्रॉब्लम के अंदर, वो टसल के अंदर, वो जाके सब डिबैकल के अंदर चले गए। जब तक इनका बोर्ड और लड़के बैठ के इसको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी क्रिकेटिंग नेशन जो है हमें वो क्रिकेट से दूर होती नज़र आ रही है। Exactly. और जो एक ऐसी साइड है पाकिस्तान के अलावा जिसको हम देखते हैं जो सबसे खूबसूरत क्रिकेट खेलती है, खूबसूरत इन अ सेंस कि वो ऑन द गिवन डे दे कैन डू एनीथिंग, मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम भी कहा जाता है। Absolutely. और वो कुछ भी कर सकती है किसी डे। किसके साथ? पाकिस्तान की बात हो रही है? वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान दोनों की हो रही, वेस्ट इंडीज की मेनली हो रही, वो हमारे से भी ज्यादा मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल true that. है। और अब ये देखें कि लास्ट डेकेड के अंदर भी एक डेकेड के अंदर उन्होंने 2 वर्ल्ड कप जीते हैं T20 के। ये भी कोई आसान काम नहीं। इट्स मीन कि टैलेंट इज देयर, सिर्फ एग्जीक्यूशन की जरूरत है, इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। जो उनका बोर्ड और उनके जो लोग हैं वो देखना चाहते हैं कि करे, लेकिन अगेन कोई ऐसा थिंक टैंक में बंदा नहीं आ रहा। और जो से मुझे इनका, कल मैं जब उसको सारा डिस्कस कर रहे थे तो मुझे ये हॉकी याद आ रही थी कि हमारे जो बड़े लेजेंड्स हैं जिन्होंने वो कुछ किया हॉकी के अंदर, आज देख लें हम क्वालिफायर भी खेल रहे हैं, क्वालिफाई में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। सेम इज हैपनिंग विद द वेस्ट इंडीज कि आपको पैसे के मसाइल, पैसा लग नहीं रहा, ठीक जगह पे नहीं लग रहा, लड़कों का विजन नहीं है, सब कुछ हो रहा है, बट समहाउ वो जो आपको सक्सेस है वो नहीं मिल पा रही। मतलब वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के हालात क्रिकेट के, उनकी क्रिकेट और हमारी हॉकी के वो समहाउ सर हमारी क्रिकेट के भी हमारे यही हालात है ना? नहीं अभी तक तो ठीक थे, लेकिन अभी जो जिस नहज पे हम खुद अपनी टीम को ले आए हैं, जब आपका हेड कोई नहीं, और हमने बड़ी ये डिस्कशन की कि सेठी साहब ने 6-7 मंथ जो काम किया, एटलीस्ट इनको 2-3 मंथ दे देने चाहिए अनटिल अनलेस नई गवर्नमेंट की फॉर्मेशन नहीं होती, नया पैटर्न चीफ नहीं आता, वो अपने बंदे लेके आए। अभी रिसेंटली लास्ट पीएम से भी मेरी मुलाकात हुई है 2 दिन पहले, उनसे भी हमने बात की क्रिकेट के ऊपर, उनसे काफ़ी डिस्कशन की। तो उनका भी ये था कि इस पैटर्न चीफ पीएम को नहीं होना चाहिए। फिर मैंने उनसे ये कहा कि एटलीस्ट सर लेजिस्लेशन की तरफ तो जाना चाहिए किसी ना किसी को, ना आपकी गवर्नमेंट गई, ना ये गवर्नमेंट गई, ना प्रीवियस को भी किसी ने सोचा। तो मेरा ख्याल है कि इसको वंस फॉर ऑल एक दफा न्यू लेजिस्लेशन करके इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट बनाएंगे तो सोल्यूशन इसका यही है। बिल्कुल सही, ट्रू दैट। अब बहुत अच्छी और बड़ी सॉलिड बात की आपने इरफान ज़ैद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत शुक्रिया। और आपको एडवांस में ईद मुबारक का दिन है, और इंशाल्लाह नाज़रीन आपको भी ईद की ढेरों खुशियां मुबारक। आपसे कल मुलाकात होगी, मैं यही कहने लगा था कि नाज़रीन से हमारी कल मुलाकात होगी और सेम टाइम पे आपसे मुलाकात होगी, मिलके हम ईद स्पेशल शो के साथ ऑफ कोर्स, और ईद की खुशियां आप और हम मिलकर बांटेंगे। और इंशाल्लाह ईद उल अज़हा जहां मुल्क भर में मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जाएगी, वहीं एक छोटा सा मैसेज भी अपने नाज़रीन को दे दें कि सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा मैसेज। बारिशों का मौसम है, आम दिनों में तो आम दिनों से ज़्यादा जो है ना वो आपने सफाई का ख्याल रखना है, क्योंकि बारिश की वजह से बदबू में इजाफा, ताफुन फैलेगा, बच्चे बीमार हो सकते हैं। जो जानवर अभी ज़िबा नहीं हुए, आपने कल वो भी इफेक्ट हो सकते हैं बुरी तरह। और इसके अलावा तो सफाई का ख्याल बहुत अच्छा मैसेज जमील आपने दिया, सफाई का ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द जितने भी आपके लोग मौजूद हैं, कुछ लोग सफ़ेद पोश होते हैं, वो कुर्बानी नहीं कर सकते, तो उनके घर कुर्बानी का गोश्त जो है वो ज़रूर भिजवाएं। गरीबों का जो है ना ख्याल ज़रूर रखें। जो लोग कुर्बानी नहीं कर रहे और आप उनको जानते हैं, आपके घर में हाउस हेल्प है या कोई भी है, प्लीज़ उनको मत भूलिए। और जिस तरह से जमील ने कहा, सफाई का बहुत ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एडवांस ईद मुबारक मेरी और जमील की तरफ से। टेक केयर, बाय बाय। सी यू टुमारो इंशाल्लाह।